ओके दोस्तों, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फोर्स एंड टॉर्क ऑन अ डाइपोल। अगर मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं तो डाइपोल के ऊपर फोर्स और टॉर्क जो है वो हमारा किस तरीके से होने वाला है, राइट। इट्स अ प्रीटी सिंपल थिंग। पहला केस हम करेंगे यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, यानी जो हम ई वेक्टर अप्लाई किए हैं वो हमारा कांस्टेंट है। सो दोस्तों, मेरा डाइपोल का ओरिएंटेशन चाहे कुछ भी हो, मान लो ये हमारा डाइपोल मोमेंट है पी वेक्टर, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर एक चार्ज है प्लस क्यू, यहां पर है एक माइनस क्यू, और मान लो एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है, ठीक है। सो ये वाले के ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Q इंटू ई, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस तरफ Q इंटू पी, तो हमारा जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी 0, ठीक है। तो नेट फोर्स ऑन अ डाइपोल in a uniform electric field is always equals to 0. Now what about the torque? हम टॉर्क जो निकालेंगे वो अबाउट द सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो मान लो ये डिस्टेंस है 2d और 2a, तो ये भी a है ये भी a है। P वेक्टर और इनके बीच में जो एंगल बनता है वो मान लो है थीटा। सो वी कैन क्लियरली सी QE and minus QE is forming a couple. QE और माइनस QE जो है वो हमारा एक कपल बना रहा है। एंड कपल के लिए अगर हम ध्यान दें तो दो फोर्स तो हमें मालूम है, हमें केवल और केवल जो निकालना है वो है इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज 2a, दिस इज थीटा, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है ये वाला हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 2a sin थीटा। तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी QE इंटू 2a sin थीटा। सो टॉर्क टाउ विल बी इक्वल्स टू Q into 2a into E into sin theta. Now Q into 2a is nothing but the net dipole moment. So what I get is tau equals to PE into sin theta. And if we want to write it vectorially, P sin theta देख के हमें चमक गया होगा। So जो हमारा tau vector होगा that comes out to be P vector cross E vector. In the vectorial form, जो हमारा torque on the electric field, torque on the dipole होता है, that is P vector cross E vector. And ये जो torque होता है that is taken about the center of the dipole. ठीक है, मेरे ख्याल से ये हमारा समझ में आ चुका है, काफी ज्यादा आसान है, राइट। नाउ अब ये है जो अगर हम लोग फोर्स कर लिए हैं, टॉर्क कर लिए हैं, तो हम लोग एक बात को समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है दैट इज इक्वल्स टू 0 ऑलवेज। अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो ऑब्वियस है, वो तो हमारा होगा ही होगा। अगर हम अब इस पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में बातचीत करें तो ऑब्वियस सी बात है हमारा P क्रॉस E 0 होना चाहिए। दैट इंप्लाइज, क्योंकि P और E इंडिविजुअली तो कभी 0 होगा नहीं, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, सो थीटा विल बी 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो
पी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में लाइक हो या फिर अनलाइक हो। सो दोस्तों ध्यान देना, एक पॉसिबिलिटी ये है, ये हमारा ई वेक्टर है और ये हमारा पी वेक्टर है, और दूसरा है ये हमारा ई वेक्टर है और ये हमारा पी वेक्टर है। अब सवाल ये है, जो ये वाला जो इक्विलिब्रियम का नेचर है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल है, क्या दोनों स्टेबल है, दोनों अनस्टेबल है, या दोनों न्यूट्रल है, ब्ला ब्ला ब्ला। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? अच्छा, अगर मान लो मेरा इस प्रकार का ओरिएंटेशन है, ये मेरा ई वेक्टर है, ठीक है, मैंने डाइपोल को इस तरीके से ओरिएंट किया हूं, मैंने मान लो एक छोटा सा एंगल थीटा पे मैंने ओरिएंट किया हूं, राइट। सो अगर मैंने ये थीटा पे ओरिएंट किया हूं तो सिंपल सी बात है, ये वाले के ऊपर जो फोर्स लगेगा ये क्यू इस तरीके से लगेगा। मैंने इक्विलिब्रियम से थीटा इस तरीके से ऊपर की तरीके से मोड़ा क्लॉकवाइज, और माइनस क्यू के ऊपर फोर्स इस तरीके से होगा। तो मैंने क्लॉकवाइज मोड़ा, तो ध्यान दो दोस्तों, जो हमारा टॉर्क है वो टॉर्क भी तो हमारा क्लॉकवाइज ही आ रहा है, यानी इसको और उजाड़ने का ट्राई करेगा, ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना। जो मेरा टॉर्क है ये और उजाड़ने वाला टॉर्क है, ये इसको और थीटा को बढ़ाना चाहेगा, यानी ये हल्का सा भी डिस्टर्बेंस इस डाइपोल को ये पूरी तरीके से घुमा देगा। तो ये वाला जो हमारा इक्विलिब्रियम है, दैट इक्विलिब्रियम इज डेफिनेटली अनस्टेबल। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो ये वाला ओरिएंटेशन है और ये हमारा पी वेक्टर है, तो वी हैव अ प्लस क्यू ओवर हियर। मैंने यहां पर थीटा को जो है मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया हूं, सो QE is here and QE is here. So if we see the torque, this is like this. So for anti-clockwise rotation, I am getting a clockwise torque. So this torque is restoring in nature. So this will be a stable equilibrium. यानी अगर P वेक्टर और E वेक्टर हमारा आपस में पैरेलल हो, सॉरी लाइक हो, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और अगर वो अनलाइक हो तो इन दैट केस हमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलने वाली है। आई होप दैट पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर इन योर माइंड। अब हम लोग एक चीज डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in the external electric field। ठीक है, अच्छा, when P vector is a perpendicular to E vector, we take U is equals to 0। दिस इज द रेफरेंस वी टेक, यानी जब हमारा डाइपोल जो है वो हमारा पी वेक्टर और ई वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो वहां पर हम जो यू लेंगे दैट यू विल बी टेकन एज 0। ठीक है, ऐसे क्यों सर? देखो, पोटेंशियल एनर्जी का पहला रेफरेंस में क्यों तो पूछना ही नहीं होता है, वो मेरे हाथ में है, लोग ऐसे लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। तुम वो नहीं मानोगे, गलत करोगे। हाँ, कोई और रेफरेंस देने बोला है तो बात अलग है, फिर ये पूरा डेरिवेशन देख लो, उससे तुम्हें जाना पड़ेगा। बट जो फॉर्मूला में देने वाला हूं उस पे यही रेफरेंस लाइन इस्तेमाल होने वाला है। मानना है मानो, नहीं मानना है बढ़िया, गलत होगा, राइट। सो वी कैन क्लियरली सी, ध्यान दो,
मान लो इनिशियली हमारा डाइपोल इस तरीके से था और इसको मैंने बहुत धीरे 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 इस पोजीशन पर लेकर आया। ये मेरा इनिशियल पोजीशन है एंड ये वाला पोजीशन जो है वो मेरा फाइनल पोजीशन है। मैंने एक्सट्रीमली स्लोली लेकर आया। अच्छा, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर टॉर्क लगा रहा है वो है पीई साइन थीटा और वो हमेशा क्लॉकवाइज टॉर्क है। ठीक है, तो जो मेरा एक्सटर्नल टॉर्क होगा वो भी मुझे लगाना पड़ेगा पीई साइन थीटा, बट ये ध्यान देना ये हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। राइट, सो मान लो ये वाले, अच्छा इनिशियली थीटा जो है वो मेरा 90 है, तो मैं थीटा को धीरे धीरे कम कर रहा हूं। तो मान लो मेरा अब जो ये वाला टॉर्क लगाने पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज इक्वल्स टू माइनस डी थीटा, और ये माइनस डी थीटा जो हुआ है वो ध्यान देना क्लॉकवाइज हुआ है। जो माइनस जो थीटा हमारा कम हुआ है ये हमारा डेफिनेटली क्लॉकवाइज हुआ है। सो जो हमारा dw है इन दोनों का ऐसे डायरेक्शनल में डॉट प्रोडक्ट दैट विल बी टाउ माइनस डी थीटा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, सो इट विल बी पीई साइन थीटा डी थीटा। सो दैट इज माई वर्क डन। सो जो नेट वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू that will be PE integral sine theta d theta. Theta varies from pi by 2 to theta. अच्छा, इसका इंटीग्रेशन देख लो, दिस विल बी माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 तो 0 है, तो डेल्टा डब्ल्यू जो होगा दैट विल कम आउट टू बी माइनस पीई कॉस थीटा। ये मेरा एक्सटर्नल वर्क डन है। काइनेटिक एनर्जी में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पूरा चेंज हमारा पोटेंशियल एनर्जी में गया है, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बट इनिशियल पोजीशन का 0 मैंने माना हूं, तो जो मेरा यू फाइनल होगा दैट विल बी माइनस पीई कॉस थीटा। तो u at a general theta will be taken as minus p vector dot e vector. That is the potential energy of the dipole in a given external electric field. अच्छा, p मैक्सिमम कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? That will be equals to p into e. थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। साफ साफ देख सकते हो, इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम भी आया है क्योंकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल का पोजीशन है। और पीई जो हमारा मिनिमम होगा दैट विल बी माइनस पी इंटू ई, दैट हैपेंस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो साफ साफ वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। तो we are getting maximum potential energy and we are getting the minimum potential energy, and if I plot the graph for different values of theta, this is u, this is theta. थीटा का लेफ्ट भूल जाओ, मैं 0 to 180 दिखाना चाहता हूं। So the graph will be that of a minus cos। ठीक है, so graph will look like this। So this is a 180 degree, this is 90 degree. At 0 the value is minus PE and 180 the value is PE, जो कि हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंडा है वो भी मेरे पास यहां पे क्लियर हो चुका है। ठीक है,
राइट। तो टॉर्क रिलेटेड में एक आध चीजें बता देता हूं, जल्दी से एक आध क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, इसका मास है m और लेंथ है 12। इसको ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। जो राइट हैंड साइड है ये है मेरा प्लस लैम्डा, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है मेरा माइनस लैम्डा। डिस्प्लेस्ड, सेंटर वाला पॉइंट को हिंज मान लेना। डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल एंगल थीटा। इस चीज को मैंने छोटा सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया बाय एन अमाउंट ऑफ थीटा, एक डिस्टर्बेंस दिया बाय स्मॉल थीटा। तो प्रूफ करो SHM, प्रूफ दैट इसका मोशन SHM है और साथ में टाइम पीरियड T निकालो। अच्छा, यूनिफॉर्म लैम्डा के लिए मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था। ये वाला लेंथ L है तो इसको सेंटर ऑफ मास पे ले आओ L/2, ये वाले को भी सेंटर ऑफ मास पे ले आओ L/2। दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस जो नेट हो गया वो L हो गया। एक तरफ का लेंथ जो है वो है L, तो चार्ज है लैम्डा L। तो डाइपोल मोमेंट P जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू लैम्डा L इंटू L, दैट इज लैम्डा L स्क्वायर। ही हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। तो मैंने अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया तो जो मेरा करस्पॉन्डिंग टॉर्क होगा टाउ, that will be equals to PE sin theta, and for small theta we can write a PE theta, and torque is nothing but I into alpha about the center, mass m है, length 12 है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा m 12 स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा लैम्डा E L स्क्वायर इंटू थीटा। तो L स्क्वायर तो कट जाएगा, यहां पर बचेगा 3, उसको वहां पर ले जाओ तो मेरे पास अल्फा जो हो जाएगा दैट विल बी 3 लैम्डा E बाई M इंटू थीटा। सो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो सिंपल सी बात है, दिस टर्म विल बी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा विल बी अंडर रूट 3 लैम्डा E बाई M। तो टाइम पीरियड T जो होगा दैट विल बी। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ये तो काफी ज्यादा आसान होता है, मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, अब मैं कुछ भी सेटअप कर सकता हूं, एक हेमिस्फेरिकल बॉल ले लूं। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूं ऐसे ही, ठीक है, रैंडम सेटअप है, अभी अभी दिमाग पे आया इसलिए बता दे रहा हूं। ये मेरा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और ये वाला जो एक्सिस है, ये एक्सिस के अबाउट मेरा P ओरिएंटेड है एट द सेंटर, और इसको अब मैं स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देता हूं। ये वाला पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लो, तो प्रूफ दैट इट विल एग्जीक्यूट SHM। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा आसान है। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी हमारा एक्सियली होगा, सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो टॉर्क टाउ जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा P 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा। तो अल्फा जो आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा P 4I एप्सिलॉन नॉट इंटू थीटा। ये हमारा आ जाएगा, एंड ऑब्वियस सी बात है दिस विल बी माई ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड T विल बी 2 पाई अंडर रूट 4I एप्सिलॉन नॉट सिग्मा P। सो दैट विल बी माई टाइम पीरियड। ठीक है, तो टॉर्क रिलेटेड ऐसा क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली आ सकते हैं। एक एक वर्क डन वाले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। प्लस क्यू वाले का जो मास है दैट इज m, एंड माइनस क्यू का जो मास है वो है 2m।
वो दोनों एक मासलेस रॉड के सहारे जुड़ा हुआ है। उस रॉड का लेंथ है जो है वो है L, ठीक है। जो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वहां पर रॉड को हिंज किया हुआ है। नाउ E जो है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है जैसे मैं दिखाया हूं, और G भी मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एज शोन। तो सवाल ये है जो इस वाले का जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन में इसका ओमेगा कितनी होगी, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स सी, ठीक है। और दूसरा एक और केस में भी देखना, व्हाट इफ, एक थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूं, इट इज हिंज्ड अबाउट मिड पॉइंट। अगर मैंने मिड पॉइंट के अबाउट हिंज करूंगा तो भी क्या होगा, उस पूरे चीज को एनालाइज करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे उसके बारे में समझते हैं। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, जो सेंटर ऑफ मास है इस पर अगर हम लोग ध्यान दें तो ये यहां से L/3 दूरी पे होगा और यहां से ऑब्वियसली 12/3 दूरी पे होगा। नाउ जब हम लोग हिंज अबाउट सेंटर ऑफ मास करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं जैसे ही इस पोजीशन पे छोड़ूंगा ये घूमेगा और घूम के ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका जो स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा वो मेरा ये वाला होने वाला है, प्लस क्यू इस तरफ माइनस क्यू इस तरफ। ये वाले का मास है 2m, इस वाले का मास है m। मैं गारंटी दे रहा हूं यही मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। रीजन इज वेरी सिंपल। क्या है? अच्छा, फोर्स के बारे में तो देखना ही नहीं है। टॉर्क जीरो तभी होगा जब अपने आप को ओरिएंट करेगा, ठीक है। फोर्स तो देखना ही नहीं है, हिंज कोई भी अननोन फोर्स लगा देगा, नॉट अ टेंशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं सेंटर ऑफ मास पे हिंज किया हूं और ये डिस्टेंस है L/3 और ये डिस्टेंस है 12/3। चाहे कहीं पर भी जाए, जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो तो डेफिनेटली जीरो होगा, क्योंकि हिंज हमारा सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया हुआ है। हिंज जो है वो मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट किया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक चीज निश्चित है, जो यहां पर हमारा जो यूजी होगा वो डेल्टा यूजी होगा, वो तो डेफिनेटली जीरो होगा। नाउ दैट मीन्स यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी को मुझे मिनिमाइज करना है वो तो डेफिनेटली इसी को करना पड़ेगा, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि डेल्टा यूजी हमारा हमेशा जीरो है। सो डाइपोल मोमेंट को चुपचाप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंट कर देना है। यू इनिशियल तो जीरो है ही है, और जो यू फाइनल होगा दैट विल बी माइनस P इंटू ई। यहां पे P का वैल्यू है Q इंटू L। ठीक है। सो अगर मैं डेल्टा U इलेक्ट्रोस्टैटिक देखूं दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस QEL, राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इतना ड्रॉप हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हुए, क्योंकि कोई डिसिपिटिव फोर्स तो नहीं है, तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर मस्ट बी QE इंटू L। नाउ द ओनली चैलेंज इज फाइंडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट्स प्रीटी सिंपल। यहां पर हमारा 2 पॉइंट मास है, m इंटू 12/3 का होल स्क्वायर प्लस 2m इंटू L/3 का होल स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 4ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर बाई 9।
So that will be equals to 6 ml square by 9. That will be equals to 2 by 3 ml square. That will be the moment of inertia. And यहां पर अगर हम ध्यान दें, इसको हम पुट कर दें, तो 1 by 3 ml square into omega square will be equals to QEL. तो मेरे पास जो आएगा, LL is cancelled out. Omega equals to 3 QE upon ml. That is the value of omega. यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम को निकालना तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे हिंज करने का मेन फायदा यह है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। हाँ, प्रोवाइडेड जी इज कांस्टेंट, अदरवाइज वी हैव टू गो फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, खैर जी तो कांस्टेंट ही है, बहुत स्मॉल वैल्यूज है। बाकी बस इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिनिमाइज करना है और उसके लिए डाइपोल को सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ओरिएंट कर दो। दैट्स सिंपल, प्रिटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आई थिंक। हाँ, समस्या ये आएगी अगर यहां पर मेरा हिंज्ड अबाउट मिड पॉइंट है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन में एक बात समझो, मैं आगे बढ़ने के पहले जब मैं रिलीज करूंगा उस इंस्टेंट पे एक बार फोर्स एनालिसिस और टॉर्क एनालिसिस कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं हिंज पॉइंट के अबाउट इसको मिड पॉइंट के अबाउट इसको अगर मैं हिंज किया हूं, इसके ऊपर फोर्सेस क्या क्या है ध्यान दो। एक हमारा यहां पर लगेगा अपवर्ड QE, यहां से लगेगा mg, इसके ऊपर डाउनवर्ड लगेगा माइनस QE और डाउनवर्ड लगेगा 2mg। ठीक है, सो ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं एनालाइज करूं, ये वाले पॉइंट के अबाउट अगर मैं एनालाइज करूं, सो मेरा जो टॉर्क लगेगा वो इनिशियल पे ऐसे लगने वाला है। ठीक है, मिड पॉइंट के अबाउट मैं करूंगा तो टॉर्क डेफिनेटली मेरा ऐसे लगेगा, क्योंकि 2mg का सॉरी मैंने उल्टा लिखा हूं, सॉरी यहां पर थोड़ा काट देना, यहां पर थोड़ा एडिट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने हिंज पॉइंट के अबाउट जब मैं एनालाइज करूंगा, लेट्स सी क्या बोल रहा है। ये है मेरा दोनों चार्जेस। नाउ ये वाला प्लस क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो यहां पर लगेगा QE और यहां पर लगेगा mg, और इसके अंदर माइनस क्यू है तो यहां पर लगेगा QE, ऊपर नीचे लगेगा 2mg। मिड पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज L/2, दिस इज L/2। मैंने क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लिया हूं। ठीक है, तो जो मेरा नेट टॉर्क होगा दैट विल बी QE प्लस mg इंटू L/2 प्लस QE इंटू L/2, यानी ये तीनों फोर्स का टॉर्क सपोर्टिव है। दैट विल बी 2QE प्लस mg इंटू L/2 माइनस 2mg इंटू L/2। यहां पर अगर हम ध्यान दें, दिस विल कम आउट टू बी 2QE माइनस mg इंटू L/2। सो ध्यान देना, यहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, अगर 2QE का वैल्यू ग्रेटर देन mg हुआ तो टॉर्क हमारा एक्चुअल में ही
इस तरीके से, यानी एंटी क्लॉकवाइज लगने वाला है। और अगर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, देखो टॉर्क ऐसे लगेगा जो कि वो अपने स्टेबल पे जा पाए। वो ट्राई तो वही करेगा, वो अनस्टेबल पे तो नहीं ले जा पाएगा। अभी एनर्जी एनालिसिस में भी वो बात प्रूफ होगी। तो फाइनल जो पोजीशन इक्विलिब्रियम का बनेगा वो हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, यानी 2m वाला ऊपर चढ़ जाएगा, m वाला नीचे आ जाएगा। वी हैव अ माइनस q। Look, where is the conflict? Where is the conflict coming into the play? देखो, इलेक्ट्रोस्टैट्स के हिसाब से ये ओरिएंटेशन फेवरेबल है, बट ग्रेविटेशन के हिसाब से ये वाला ओरिएंटेशन अनफेवरेबल है, क्योंकि मैंने हेवियर मास को ऊपर भेजा हूं और लाइटर मास को नीचे भेजा हूं। तो अगर मैं मिड पॉइंट के अबाउट हिंज कर रहा हूं, यही मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कोई गारंटी नहीं है। हां ठीक है, मैं माना हूं ये वाला पोजीशन, दिस इज L/2, दिस इज L/2। इफ वी सी दैट डेल्टा U ग्रेविटेशन विल बी mg into L/2, 2mg into L/2 minus mg into L/2। सो डेल्टा यू जी इतने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा एंड डेल्टा यू ई विल बी क्यू एल इंटू ई, सॉरी माइनस। तो जो मेरा नेट डेल्टा यू होगा that will be minus QLE minus mgL/2। पोटेंशियल एनर्जी इतने से ड्रॉप करेगा, L/2 2QE माइनस mg। तो में 2QE ग्रेटर देन mg होगा तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप असली में होने वाला है। ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज m L/2 का होल स्क्वायर प्लस 2m L/2 का होल स्क्वायर, that is a 3ml square by 4। So half I omega square यानी 3ml square by 8 into omega square, that will come out to be L/2 2QE minus mg। and मेरे पास यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है वो आ जाएगा, दैट विल बी 4 by 3ml 2QE minus mg का अंडर रूट, दिस विल बी द ओमेगा। ऑन द अदर हैंड अगर 2QE लेस देन mg होगा, अगर मेरा 2QE लेस देन mg हुआ तो इन दैट केस ध्यान दो, जो मेरा टॉर्क होगा वो एक्चुअल में क्लॉकवाइज हो जाएगा रेदर देन एंटी क्लॉकवाइज। यानी तब सिस्टम जो है वो असली में ऐसे मुड़ने वाला है, और तब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहां पर अब ग्रेविटेशन में फायदा पहुंचाया जाएगा। ये m है और ये 2m है, यहां पर माइनस q है, यहां पर प्लस q है, यानी ये ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल ओरिएंटेशन है और इलेक्ट्रोस्टैट्स के हिसाब से अनफेवरेबल ओरिएंटेशन है। तो अब जो मेरा डेल्टा यूजी होगा that will be minus mg L/2
but delta UE will be now positive, it will be QLE. तो जो हमारा नेट डेल्टा U होगा that will come out to be minus L by 2 mg minus 2QE. ठीक है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस बात को समझो। अब यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम का दिस इज गोइंग टू बी द एक्चुअल ओरिएंटेशन, बाकी कोई बदलाव नहीं आएगा, यहां पे mg माइनस 2QE आएगा, यानी ओमेगा जो आएगा, कैलकुलेशन देख लेना, मोस्ट प्रोबेबली सही है, 4/3 ml mg माइनस 2QE। और इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं साथ में लिखता हूं, ओमेगा के लिए तो मैंने फॉर्मूला अब निकाल चुका हूं, बट ओरिएंटेशन को समझना जरूरी है। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज है, बल्ले बल्ले ग्रेविटेशन हमेशा नलिफाइड होगा, पूरा गेम जो चलेगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैट्स। अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कोई भी और पॉइंट पे हिंज्ड है, वी हैव टू सी व्हाट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि तब तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट्स में लड़ाई हो सकती है। हाँ, हो सकती है। हाँ, अगर मान लो Q में 2m होता, माइनस Q में m होता, फिर दोनों फेवर करता। स्टेबल इक्विलिब्रियम में Q ही नीचे आता, क्योंकि फिर तो ग्रेविटेशन का भी फायदा है और इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही फायदा है, यानी मासेस अगर इंटरचेंज होता फिर तो प्रॉब्लम नहीं थी, फिर तो मिड पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मिड यहां पर कंट्राडिक्टरी फैक्टर है, देन वी हैव टू सी जो दोनों में से कौन सा हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है, ग्रेविटेशन या इलेक्ट्रोस्टैट्स, एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइंड होगा। सो इन जनरल जो हम इन दोनों से मिलाते हुए ओमेगा लिख सकता हूं, दैट विल बी 4/3 ml मॉड ऑफ 2QE माइनस mg, मॉड मार दो, ठीक है। वैल्यूज के लिए तो बहुत सिंपल है, बट फिजिकली इस बात को समझना हमारे लिए जरूरी था। मेरे ख्याल से ये हमें समझ में आ चुका है, राइट। ओके दोस्तों, हमारे पास यहां पे एक नॉन कंडक्टिंग वायर के थ्रू या थ्रेड के थ्रू एक मास m लटका हुआ है, g इस डायरेक्शन में है एज शोन, चार्ज इज q, मास इज m। एक डायपोल उसको वो p है मेरे पास, वो बहुत धीरे 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 उसको मैं ला रहा हूं ये वाले चार्ज के पास, एंड ये वाले जो है p जो है वो हमेशा चार्ज को फॉलो करता है। तो फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ इस प्रकार से बना, वो दिखाया हुआ है। ये वर्टिकल से अल्फा एंगल स्विंग करते हुए रह गया है, ठीक है। तो सवाल ये है, जो मैं डाइपोल को बहुत धीरे 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 ला रहा हूं, वो लाने के लिए मुझे इस पर कितना काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम ध्यान दें, जो हमारा डेल्टा W एक्सटर्नल होगा, एक तो हमें ग्रेविटेशन के खिलाफ भी काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो इसको जो चला रहा हूं तो मैं ही चला रहा हूं, प्लस डेल्टा W इलेक्ट्रोस्टैट्स, यानी ये वाला तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा mgh, जो प्लस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ है, ठीक है। ये मेरा फंडा है। अच्छा, यहां पर मेरा चार्ज Q है, ये मेरा लेंथ L है, ये मेरा L है, तो मान लो कोई भी जनरल इंस्टेंट पे ये हमारा X है। तो Q इस पॉइंट पे जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अच्छा Q का फील्ड लेना ऑब्वियसली आसान होगा, ठीक है। तुम उल्टा भी ले सकते हो, डजंट मैटर, बट फिर एनर्जी लिखने में जान निकल जाएगी, क्योंकि यहां पे मैं डायरेक्टली P डॉट E जो है वो लिख सकता हूं, माइनस P डॉट E जो है वो एनर्जी लिखना मेरे लिए बहुत आसान रहेगा, उल्टा लिखने में जान निकल जाएगी। तो मैं Q का इलेक्ट्रिक फील्ड लूंगा और फिर उसके अंदर P को ओरिएंट करूंगा। Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डेफिनेटली E इस डायरेक्शन में होगा,
और E का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/x²। एंड एंगल जो देख सकता हूं P और E के बीच में हमारा है 180। सो जो हमारा डेल्टा U इलेक्ट्रोस्टैट्स होगा दैट विल बी 1/4πε0 Qp/x²। ये बेसिकली इस साल का एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नाउ ऑब्जर्व, इसका आंसर जो है उन्होंने केवल mgh के फॉर्मेट में मांगा था। इस वन इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो उन्होंने बोला था जो इट इज सम मल्टीपल ऑफ mgh। सो n का वैल्यू पूछा था, वो इंटीग्रल मल्टीपल क्या है। खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें समझ में आ गया है, दैट 1/4πε0 into Qp/x², that will be delta UE, ठीक है, राइट। सॉरी नहीं, सही लिखा हूं, ओके। अच्छा, बट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फोर्सेस लग रहा है, इफ आई मार्क दिस इज टेंशन T, दिस इज mg, एंड इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लग रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो भी हमारा लग रहा है। एंड अदरवाइज और एक चीज ऑब्जर्व करना, जो हमारा x का वैल्यू है ये है अल्फा, ये है x, ये जो दोनों एंगल्स है दैट विल बी 90 माइनस α/2। तो इस पर अगर मैं साइन रूल अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो साइन रूल अप्लाई करते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं, x/sin α इज इक्वल्स टू L sin 90 डिग्री माइनस α/2, ठीक है। एंड सो x का वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा 12 sin α/2, ठीक है। ये है हमारा x का वैल्यू by the simple application of sine rule। एंड ये अगर मेरा α/2 है, बाय द वे और एक चीज ध्यान दें, अब 90 माइनस α/2 है, दिस विल बी α/2, ठीक है। तो मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो sin α/2 है दैट इज इक्वल्स टू h/x। जो मेरा sin α/2 है दैट इज इक्वल्स टू h/x, ठीक है। So h will come out to be equals to sin α/2 h/x है, इसको एक जगह में पुट कर देता हूं, द बेटर विल बी यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, वो अच्छा रहेगा। तो मेरे पास इन दोनों को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहां से मेरे पास आ जा रहा है x² इक्वल्स टू 2hL, ठीक है। दिस इज द कंडीशन वी आर गेटिंग, दिस इज द मैथमेटिकल पार्ट जो हमें डिफरेंट चीजें दिया हुआ है उनके बीच में रिलेशन के लिए मैं ये चीज लिख सकता हूं। देयर इज नो फिजिक्स इन्वॉल्व्ड, ये हमारा मैथमेटिकल पार्ट है। तो उसको तो मैंने अलग से साइड करके रख लिया हूं। तो मैंने वर्क डन लिख दिया, जो भी मेरा एक्सटर्नल वर्क है पूरा सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तो कोई काम नहीं किया है, मैं ही काम किया हूं। तो वो जो काम हुआ है, इसका चार्ज का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया है, और बाकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो भी इंक्रीज किया है। वो सारे वैल्यूज मैंने लिख दिया हूं। ओके, सो फार सो गुड। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, मैं अगर ये पूरा एनालिसिस को धागे के अलोंग और परपेंडिकुलर सोचूं, तो धागे के परपेंडिकुलर में फोर्स बैलेंस जो है वो ग्रेविटेशन और mg को ही करना पड़ेगा। तो मैंने एक एक्सिस जो लिया, ये हम लोगों का बहुत ही पुराना काम है, ये तो हम हमेशा ही करते हैं क्योंकि टेंशन तो हमें चाहिए नहीं। तो एक एक्सिस ले लिया धागे के अलोंग और दूसरा ले लिया धागे के परपेंडिकुलर। नाउ दिस इज 90 माइनस α/2, दिस इज 90, सो वी कैन क्लियरली सी दिस इज α/2। एंड अनदर थिंग, अगर मैं ध्यान दूं, ये है मेरा mg वर्टिकल, ये है मेरा धागा, दिस विल बी अल्फा,
धागे के अलोंग को भाड़ में जाने दो, क्योंकि टेंशन मुझे पूछा नहीं है, टेंशन जो है वो मुझे पूछा नहीं है। तो धागे के परपेंडिकुलर फोर्स बैलेंस करते हुए मैं एक चीज लिख सकता हूं, जो Fe cos alpha by 2 must be equals to mg sin alpha, and what will be the electrostatic force, that's important। अच्छा, P के चलते ये एक्सियल पॉइंट है, तो 2p by 4 pi epsilon naught into x cube into the charge q, that is Fe। ठीक है, ये तो इसका एक्सियल पॉइंट है। दैट विल बी इक्वल्स टू mg, 2mg इंटू साइन कॉस साइन अल्फा बाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा। एंड इफ वी सी, sin alpha by 2 can be simply written as h by x. So what we get is 2pk by 4 pi epsilon naught into x cube is equals to 2mg into h by x. So 2 अगर मैं कैंसिल कर दूं तो pq by 4 pi epsilon naught into x square, that is simply coming out to be mgh. ठीक है, मेरे ख्याल से हमारा समझ में आ चुका है। सो डेल्टा यूवी मुझे यही वाला टर्म चाहिए था मेरे ख्याल से। ठीक है, मुझे यही वाला टर्म चाहिए था और यही वाला टर्म मेरे पास आ भी चुका है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा नेट डेल्टा यूई होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू mgh। सो जो मेरा टोटल वर्क डन होगा एक्सटर्नल, that is equals to 2mgh. So the total external work done will be equals to mgh. So not a very tough one. हाँ, बट एग्जाम हॉल में थोड़ा करने में दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी मेनली मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये वाला हरकतें तो हम लोग बहुत जगह पे करते ही हैं। टेंशन हमें लाना नहीं था, इसलिए हमने धागे के अलोंग और परपेंडिकुलर तोड़ना सही समझे एंड फिर उसको हम लोग एनालाइज करते हुए आगे बढ़ गए हैं। नेट वर्क डन हमारे पास आ गया है। सो हमारे पास जो ये इंटीग्रल मल्टीपल है दैट इज नथिंग बट 2। ओके दोस्तों, तो आफ्टर यूनिफॉर्म फील्ड वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एक बात ध्यान दो, जो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ वेक्टर, वो अभी भी हमारा होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और पोटेंशियल एनर्जी U जो होता है वो होता है मेरा माइनस P डॉट E। और जो हमारा E वेक्टर होता है, E वेक्टर क्योंकि हमारा वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो E वेक्टर इज अ टेकन, क्योंकि डायपोल का साइज हमारा बहुत छोटा है, तो E वेक्टर इज टेकन प्रैक्टिकली at the center of a dipole। ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे फाइनाइट क्वांटिटीज है, तो फाइनाइट क्वांटिटीज में एक इनफाइनाइट सिंबल का चेंज जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पे तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है। बट एक बात ध्यान देना, डाइपोल may experience force in non-uniform field। मैं सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन के थ्रू ये वाले चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ठीक है, फिर उसको मैं फॉर्मलाइज करूंगा।
तो मेरा एक सिंपल है, मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, दिस इज लैम्डा, ये इनफाइनाइट से यहां पर माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है, और यहां पर मेरा एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल का सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस है ये मान लो है हमारा r, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो है p। तो फाइंड फोर्स ऑन डाइपोल इफ एनी, फाइंड द फोर्स ऑन डाइपोल इफ एनी। ठीक है, राइट, ओके। तो ध्यान दो, जो हमारा थिन वायर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में भले ही फिक्स हो, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा वेरी करेगा। तो मान लो ये वाला डाइपोल जो है, इट इज अ प्लस क्यू हेयर एंड माइनस क्यू हेयर, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है 2d, यानी p जो है दैट इज इक्वल्स टू 2qd। मैंने इस तरीके से लिया, तो ये माइनस क्यू वाला चार्ज जो है उसका अगर मैं ध्यान दूं तो ये यहां से r माइनस डी के दूरी पे है, और ये जो वायर से है ये हमारा r प्लस डी के दूरी पे होगा। तो माइनस वाले पोजीशन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E1, दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस टी, और जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E2 जो प्लस क्यू की जगह पर आएगी, दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r प्लस डी। सो दोस्तों, क्योंकि हमारा E1 और E2 इक्वल नहीं है, तो माइनस क्यू के चलते जो हमारा फोर्स लगेगा F1, दैट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू E1। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो हमारा फोर्स लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में लगने वाला है। और सिमिलरली जो हमारा दूसरे वाले पे फोर्स होगा F2, दैट विल बी Q इंटू A2, और ये हमारा राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में लगने वाला है। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बात है, डाइपोल स्मॉल है, हमारा वेरिएशन जो है वो हमारा काफी स्मॉल होगा, बट उसको हम जीरो नहीं बोल सकते हैं। द फोर्स विल बी स्मॉल बट विल बी ऑफ अ फाइनाइट क्वांटिटी। सो दोस्तों ध्यान दो, एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर अगर हम ध्यान दें, ठीक है, F1 का वैल्यू कितना आएगा, लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 माइनस डी बाई r टू द पावर ऑफ -1। ठीक है, d इज ऑब्वियसली मच मच स्मॉलर देन r, d जो है क्योंकि शॉर्ट डाइपोल है तो d इज मच मच स्मॉलर देन r, एंड इसका जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 प्लस डी बाई आर। सिमिलरली अगर मैं दूसरे वाले के फोर्स के रिगार्डिंग बातचीत करूं, तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो आएगा F2 का वैल्यू दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1 प्लस डी बाई आर to the power -1, and that can be approximated as lambda q 2 pi epsilon naught r 1 minus d by r। So obviously F1 और F2 के बीच का जो डिफरेंस होगा that will be a finite quantity, and अगर मैं ध्यान दूं तो मेरा जो नेट फोर्स आएगा that will be F1 minus F2, और ये मेरा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में आने वाला है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या है, यहां पर 1 1 तो हमारा कट जाएगा, तो लैम्डा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r
इंटू 2D/r। तो दोस्तों Q इंटू 2D जो है वो तो हमारा P है, तो मेरे पास फोर्स का जो वैल्यू आ जाएगी F net, दैट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा P बाई 2πε0 इंटू r²। ठीक है, समझ में आया? ओके, नाउ अब ध्यान दो, अगला मैं अगर बाकी सब कुछ सिमिलर रखता हूं, ये मेरा इनफाइनाइट वायर है, ये प्लस इंफिनिटी है, ये माइनस इंफिनिटी है। अब डाइपोल का ओरिएंटेशन मेरा इस तरीके से है, यानी ये जो डायरेक्शन है और ये है, इसके बीच में एंगल थीटा है, ये P है। अब बताओ फोर्स कितना लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, प्लस Q के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू E2, और माइनस Q के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा Q इंटू E1। ध्यान दो, यहां पर ये डिस्टेंस को मैंने अगर 2D माना हूं, तो ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, तो दिस विल कम आउट टू बी d cos थीटा। बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम रहने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पर d के बदले d cos थीटा का टर्म आएगा, यानी व्हाट विल बी द नेट फोर्स? F net will be equals to lambda P cos theta by 2πε0 into r²। मेरे ख्याल से यह चीज हमें समझ में आ चुका है, राइट? समझ में आया? तो इस तरीके से फोर्स अगर हम ध्यान दें तो वो तो एक फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, हम इसको निकालेंगे किस तरीके से इन जनरल। ध्यान दो, जो हमारा U होता है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर होता है, और जो फोर्स होता है F वेक्टर, दैट इज नथिंग बट द, वी नो, द नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ U। जहां पर डेल वेक्टर क्या है मेरा? यहां पर मेरा डेल वेक्टर क्या है? दैट डेल वेक्टर इज इक्वल्स टू डो बाई डो एक्स आई कैप प्लस डो बाई डो वाई जे कैप प्लस डो बाई डो जेड के कैप। तो अगर मैं इस चीज को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करूं, U को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास जो फोर्स आएगा F वेक्टर, दैट विल सिंपली कम आउट टू बी डो वेक्टर इंटू P वेक्टर डॉट E वेक्टर। तो इस तरीके से जो है वो मैं फोर्स निकाल के ला सकता हूं, ठीक है? सो दैट इज द इन जनरल फोर्स दैट वी कैन राइट। अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें, दैट इज कॉल्ड द डेल्टा ऑपरेटर और डो ऑपरेटर, ठीक है? एंड इस तरीके से हमारा P डॉट E का जो ग्रेडियंट है, दैट ग्रेडियंट विल गिव मी द फोर्स ऑन द डाइपोल। सो फॉर सिंपल थिंग, मान लो मेरा जो E वेक्टर है, दैट इज इक्वल्स टू 4xy² आई कैप प्लस 4x² जे कैप। देयर इज अ डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट इज गिवन एज अ P0 आई कैप प्लस P0 जे कैप। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है? फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट? तो किस तरीके से करेंगे? What will be P vector dot E vector? That will be 4P0 कॉमन ले लो, XY²
प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अगर z का कोई वेरिएशन नहीं आएगा तो वो वाला तो ऑब्वियसली बात है, खत्म हो चुका है हमारा ऑलरेडी। तो हमारा जो फोर्स वेक्टर आएगा एफ वेक्टर, दैट इज 4p0। अब अगर हम ध्यान दें यहां पर हमारा आई कैप के अलोंग जो होगा हमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो वाई स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ये मेरा आई कैप का कंपोनेंट आएगा प्लस, अब y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 2xy और यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर। सो दैट विल गिव मी द फोर्स वेक्टर ऑन दिस। ठीक है। अच्छा, अगर वेरिएशन सिंगल डायरेक्शन में हो, इफ E vector has a single directional variation, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास रेडियल वेक्टर्स होता है, बहुत सारे हमारा रेडियल वेक्टर्स होता है, तो हमारे पास जो एफ वेक्टर आएगा दैट विल बी नथिंग बट डो बाई डो आर, यानी एक्स को मान लो आर मान लिया मैंने, डो बाई डो आर, आई कैप के बदले वहां पर मैं क्या लिखूंगा, आर कैप। सो दैट विल कम आउट डो बाई डो आर पी डॉट ई इंटू आर कैप। तो दोस्तों यहां पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, ये वाले क्वेश्चन को उस तरीके से करने का ट्राई करते हैं। अच्छा, व्हाट इज द ई वेक्टर? प्रैक्टिकली मैं एट द सेंटर ले लेता हूं, प्रैक्टिकली एट द सेंटर ले लेता हूं। तो ये वाले क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे सॉल्व करता हूं तो मेरा ई वेक्टर जो होगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू आर कैप। ठीक है। अच्छा, जो हमारा पी वेक्टर होगा दैट विल बी पी कॉस थीटा आर कैप, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ आर कैप, राइट। तो इसके अलोंग पी कॉस थीटा आर कैप प्लस सम पी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप जो है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैंने ले लिया। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी डॉट ई? दैट विल सिंपली कम आउट टू बी लैम्डा पी कॉस थीटा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारा पी डॉट ई आएगा। एंड नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। तो मेरे पास जो आ जाएगा एफ वेक्टर दैट विल बी, इसका डिफरेंशिएशन केवल 1 बाई आर का ही तो डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 बाई आर स्क्वायर। सो दैट विल कम आउट टू बी माइनस लैम्डा पी कॉस थीटा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अच्छा, ऑब्वियसली बात है माइनस आर कैप के अलोंग आया है, जो कि आना भी चाहिए था, क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं जो मेरा फोर्स है वो मेरा अट्रैक्टिव है। नेगेटिव चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज दूर, नेट पे फोर्स हमारा अट्रैक्टिव आना चाहिए था, जो कि हमारा साफ साफ आया भी है। तो एफ वेक्टर मेरे पास ये आ गया है। दिस रिप्रेजेंट्स that the force is attractive। ठीक है, ये हमारा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा फोर्स जो है वो हमारा अट्रैक्टिव होगा। ओके, तो दोस्तों कल हम लोगों ने जो एक रिंग वाला क्वेश्चन किए थे वो रिंग वाला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर क्या है मेरे पास एक रिंग है जिसका चार्ज है Q और इसका रेडियस जो है वो है A। अब यहां से R दूरी पे एक डाइपोल को रखा हुआ है ऑफ डाइपोल मोमेंट P एज शोन।
तो सवाल है इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगने वाला है। सो लेट्स सी। अच्छा, यहां पर हमारा ई वेक्टर, ऑब्वियसली बात, हम एवरेज ई वेक्टर लेंगे एट सेंटर, दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 इंटू आर कैप। और जो हमारा पी वेक्टर होगा दैट इज नथिंग बट पी इंटू आर कैप। ओके, बहुत ही वाहियात चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट्स सी। तो जो मेरा पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर आएगा दैट विल बी क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा प्यारा है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है। सो जो हमारा एफ वेक्टर आएगा दैट विल बी माइनस डो बाई डो आर, सिंगल डायरेक्शनल वेरिएशन है, पी डॉट ई इंटू आर कैप, ये हमारे पास आने वाला है। ठीक है। ओके, तो इसको अब कंप्यूट करना पड़ेगा, सॉरी माइनस साइन नहीं होगा, सॉरी इंटू आर कैप। तो इसको अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए वापस कोशेंट रूल लगाने के अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे जो आएगा दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब, और फिर यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर ऑफ, आर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन 2r, और बाहर एक r बचा हुआ है तो यहां पर हो जाएगा 2r स्क्वायर। एंड डायरेक्शन के लिए जो है दैट इज आर कैप, सो दैट इज क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे एक हाफ से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 5/2, और ऊपर जो बचेगा दैट विल बी ए स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इंटू आर कैप, एंड डिपेंडिंग अपॉन जो हम लोग 2r स्क्वायर इंटू आर कैप, और डिपेंडिंग अपॉन हमारा ए आर वगैरह क्या है, रिलेशन क्या है उनके बीच में, दैट मे बी रिपल्सिव अलोंग आर कैप, दैट मे बी अट्रैक्टिव अलोंग माइनस आर कैप, एंड इन द स्पेशल केस जहां पे r प्लस माइनस a बाई √2 होगा, वहां पर हमारा फोर्स जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो कोई भी अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तुम डाइपोल को रखोगे तो इन दैट केस हमारा लग सकता है, दो पॉसिबिलिटी है मेनली, या तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ई का वैल्यू 0 हो जाए, इट्स अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, अदरवाइज पी वेक्टर और ई वेक्टर आपस में परपेंडिकुलरली ओरिएंटेड हो तो भी इन दैट केस हमारा एफ वेक्टर जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान देना, 2 डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल वेरिएशन में कार्टेशियन के अलावा और कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज मत करना। जो हमारा सिलिंड्रिकल फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म में जो हमारा डेल वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला काफी ज्यादा डेंजरस होता है, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, दैट इज कंप्लीटली बियॉन्ड आवर स्कोप। अगर मल्टी डायरेक्शनल वेरिएशन दिया हुआ है, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो अब दोस्तों हम डाइपोल के रिलेटेड लास्ट पार्ट में पहुंचते हैं, एंड दैट इज द इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन द 2 डाइपोल्स। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब 2 डाइपोल के बीच का फोर्स जो है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले एकदम सिंपल ओरिएंटेशन लेता हूं, ये है मान लो P1 वेक्टर और दूसरा डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, दैट इज द P2 वेक्टर। इनके सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है, टेक दैट सेपरेशन इज इक्वल्स टू R। 2 डाइपोल जिस तरीके से दिखाया हुआ है उस तरीके से रखा हुआ है। तो फाइंड द
इंटरेक्शन एनर्जी एंड द फोर्स ऑन द डाइपोल। ठीक है, अच्छा P1 और P2 में से किसी एक को ले लेते हैं। तो यहां पर मान लो है -Q2 और यहां पर है मान लो +Q2, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा 2D। ठीक है, नाउ P1 के चलते ये वाले पॉइंट पर, P1 के चलते ये वाले पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो मेरे पास E1 कितना आएगा लेफ्ट वाले पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक्सियल पॉइंट है तो P1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस D का होल क्यूब। ये हमारा E1 होगा, एक्सियल पॉइंट है। एंड E2 जो होगा, जो हमारा +Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी P2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R प्लस D का होल क्यूब। ठीक है, तो अब ऐसी बात है, अट्रैक्टिव हमारा डोमिनेट करेगा, तो हमारा जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी Q2 इंटू E1 माइनस E2। So that will be P1 Q2 by 2 pi epsilon naught 1 by R minus D का होल क्यूब 1 प्लस R प्लस D का होल क्यूब। या तो यहां पे बाइनोमियल मार दो या तो नीचे का एलसीएम ले लो, वो कंप्लीटली तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, चलो इस बार एलसीएम लेके करता हूं, ऐसे बाइनोमियल मार के भी एग्जैक्टली वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे आ जाएगा R माइनस D का क्यूब इंटू R प्लस D का क्यूब, ऊपर आ जाएगा R प्लस D क्यूब माइनस R माइनस D क्यूब। तो दोस्तों ध्यान देना कितना आ गया मेरे पास, P1 Q2 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले को मैं सिंपली R टू द पावर 6 लिख सकता हूं, और यहां पर जो आएगा, अच्छा R क्यूब का टर्म कटेगा, अगला टर्म दोनों का ऐड होगा तो 6R² होगा, और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा 2D क्यूब। एंड ऑब्वियसली बात है D ऑलरेडी स्मॉल है तो D क्यूब और स्मॉल होगा। ये वाला टर्म को हम प्रैक्टिकली नजरअंदाज कर सकते हैं। बाइनोमियल लगाने का फायदा ये है, डायरेक्टली ये वाला टर्म नजरअंदाज हो ही जाता है, हायर ऑर्डर के टर्म्स हम पहले ही नेग्लेक्ट करके बैठ जाते हैं। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी 2D बाहर कर दो तो Q2 इंटू 2D P2 हो गया, P1 P2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 6 इंटू 3R², तो दैट कम्स आउट टू बी 3/2 P1 P2 बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4। तो दो डाइपोल के बीच का जो फोर्स है वो 1/R टू द पावर 4 के साथ हमारा प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। राइट, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। तो दोस्तों अगर हम ध्यान दें, क्या इसको हम कोई और तरीके से भी निकाल सकते थे? शायद। कैसे? अच्छा, E वेक्टर कितना होगा? P1 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2P1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब R कैप, और जो हमारा P2 वेक्टर है दैट विल बी P2 इंटू R कैप, जैसे मैं दिखा रखा हूं। यहां पर यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन है जो कि हम साफ साफ देख सकते हैं। तो P डॉट E2 कितना आ जाएगा? 2P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R क्यूब। ये हमारा बाय द वे इंटरेक्शन एनर्जी है, ये बाय द वे हमारा इन दोनों सिस्टम का इंटरेक्शन एनर्जी है। एंड इस पर अगर मैं निकालूं F वेक्टर,
दैट विल बी माइनस पी डॉट ई। माइनस पी डॉट ई, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? सो दैट विल कम आउट टू बी, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर, सॉरी माइनस क्यों लिख रहा हूं बार बार, सॉरी क्या लिख, ये वाला पॉइंट के बाद एडिट कर देना, ये वाला पॉइंट के बाद एडिट कर देना। तो दोस्तों एफ वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास? डो बाई डो आर P2 डॉट ई इंटू आर कैप। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा यहां पर -3 जाएगा, सो दैट विल कम्स आउट टू बी -6 P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4 इंटू आर कैप। क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं जो फॉर्मूला हमारा था वही हमारा आ चुका है, राइट। तो अब इसके बाद एक दूसरा ओरिएंटेशन के बारे में हम ध्यान देते हैं। तो दूसरा ओरिएंटेशन जो है वो क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। जो एक डायपोल मान लो इस तरीके से है P1 और यहां पर R दूरी पे एक दूसरा डायपोल है लाइक दिस P2। तो इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी कितनी होगी और इन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा होगा, वो चीज हमें निकालनी है। तो ये हम किस तरीके से निकालेंगे इसके बारे में सबसे पहले एक बार सोचते हैं, ठीक है। कोई ज्यादा बहुत टफ काम नहीं है, काफी आसान काम ही है। तो ध्यान देना, ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है। अच्छा, P2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों पॉइंट पे निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट P1 के चलते P2 जो है वो उसके इक्वेटोरियल में है, तो हमारा E वेक्टर जो आएगा वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, यहां पर जो हमारा E वेक्टर आएगा वो डेफिनेटली इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बट P डॉट E करने पर यहां पर हम साफ साफ अगर ध्यान दें, हम जीरो खाने वाले हैं या नहीं खाने वाले हैं। अगर हम P डॉट E करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो ये आएगा वो हमारा जीरो होने वाला है। तो अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो हो जा रहा है, वहां पर फोर्स निकालना डेफिनेटली काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। सबसे पहले इस बात को हम समझने का ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि यहां पर P1 जो है वो इस तरीके से है, P2 का ओरिएंटेशन ये है, P1 के चलते ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आने के कारण इसके ऊपर जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा, दैट फोर्स E vector is a perpendicular to P2 वेक्टर। U जो है वो 0 आ रहा है, तो फोर्स जो है वो इन दोनों के बीच में 0 आ रहा है। अच्छा, एक बार एकदम बेसिक से डिराइव करने का ट्राई करें और देखते हैं जो फोर्स क्यों 0 आ रहा है, क्या असली में 0 है या फिर नहीं है। लेट्स सी। अच्छा, यहां पर जो है ये हमारा P2 वेक्टर है, ये डिस्टेंस R है, तो इसको ले लो, ये वाला डिस्टेंस ले लो R माइनस डी, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये ले लो R प्लस डी। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये R माइनस डी है, ये R प्लस डी है, तो यहां पर जो हमारा डाइपोल है उसके लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट है, यहां पर -Q2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इसके ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा F1 वो मेरा अपवर्ड लगने वाला है। ये -Q2 है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर F2 जो है वो हमारा नीचे लगने वाला है। ठीक है, अच्छा, F1 का वैल्यू कितना होगा? P1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब
यहां पे r की जगह पर आ जाएगा r माइनस डी का क्यूब इंटू Q2, और F2 जो आएगा दैट विल बी P1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस डी का क्यूब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, इसको ढंग से समझने का ट्राई करना। ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। साफ साफ हम देख सकते हैं जो हमारा यहां पर फोर्स जो है वो डेफिनेटली जीरो तो नहीं आने वाला है, क्योंकि F1 और F2 हमारा इक्वल नहीं है। तो F1 और F2 अगर इक्वल नहीं है तो F नेट जो होगा दैट विल बी F1 माइनस F2 इंटू ये जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है। So that will be equals to P1 Q2 by 4 pi epsilon naught। अच्छा, इन दोनों में बाइनोमियल लगाने वाला हूं, यहां पर r क्यूब बाहर कर दो तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस डी बाई आर, सॉरी 1 माइनस डी बाई आर टू द पावर -3 माइनस 1 प्लस डी बाई आर to the power of -3। and अगर मैं ध्यान दूं, this is coming out to be P1 Q2 by 4 pi epsilon naught R cube, ये आ जाएगा 60 by R। but Q2 into 2D is nothing but P2, तो जो मेरा नेट फोर्स आ रहा है दैट इज इक्वल्स टू 3P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, और डायरेक्शन जो है वो है हमारा अपवर्ड। व्हाट्स गोइंग ऑन? अभी तक जो हम लोगों ने लंबे चौड़े से भाषण दिए थे, जो हमने लंबे चौड़े से भाषण दिए थे, ठीक है, जो देखो हम इसको बस डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, U निकालेंगे और फिर हम फोर्स को जीरो करेंगे। ये वाला टेक्निक का एक मेजर ड्रॉबैक है। वो मेजर ड्रॉबैक ये वाले पे आता है। ऑब्वियसली तुम साफ साफ देख सकते हो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ऑब्वियसली करेक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया, उसको करेक्शन कर देता हूं। वहां पे r क्यूब नहीं आएगा, r टू द पावर 4 आएगा। सॉरी रिगार्डिंग दैट। बट एनी हाउ फोर्स नॉन जीरो है। लुक, द प्रॉब्लम इज हमें वहां पर जो हम यूनि डायरेक्शनल वेरिएशन पे जहां पर बातचीत कर रहे हैं, अच्छा एक्चुअल में डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर यूनि डायरेक्शनल वेरिएशन असली में नहीं है, वो तो केवल एक्सियल पॉइंट्स पे यूनि डायरेक्शनल वेरिएशन है। वो तो केवल और केवल एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे अगर हम ध्यान दें यहां पर। यहां पर जो हमारा वेरिएशन है ये हमारा सारे इक्वेटोरियल पॉइंट्स है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनि डायरेक्शनल वेरिएशन है ही नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर इक्वेटोरियल पॉइंट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है वो पॉइंट्स, दैट्स फाइन, बट वो वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू दैट गिवन लाइन है। तो हम वेरिएशन जो है वो तो हम आर के अलोंग देख रहे हैं, लेकिन असली में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो ना केवल आर वेक्टर के अलोंग है, साथ ही साथ इन डायरेक्शन पर भी तो है। तो मेन प्रॉब्लम ये है डाइपोल में इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो भी हम निकालेंगे इस टेक्निक से वो डेफिनेटली हम गलत निकालेंगे। द रीजन बीइंग ये वाला फोर्स जीरो जो आया है
वो आर कैप के अलोंग आया है, दैट्स ट्रू, क्योंकि यहां पर फोर्स जो है वो तो हमारा एन कैप के अलोंग है। तो एक बात को समझने का ट्राई करो, तुम जब P डॉट E लगा रहे हो तो एक बात यह है, अगर यूनिडायरेक्शनल का फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान दो जो वेरिएशन है वो असली में यूनिडायरेक्शनल है या नहीं है, और उस तरीके से तुम डिफरेंशिएट करके जो निकालोगे वो उस डायरेक्शन के अलोंग फोर्स आएगा जो कि एक्चुअल में ट्रू है, बट उसके परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन के बारे में अगर फोर्स लग रहा है वो ये वाले टेक्निक से आएगा ही नहीं। देखो, इन जनरल फॉर्मूला इज ऑलवेज ट्रू, डो बाई डो एक्स ऑफ आई कैप प्लस डो बाई डो वाई ऑफ जे कैप प्लस डो बाई डो जे ऑफ के कैप, वो करके अगर करोगे तो हमेशा सही रिजल्ट आएगा ही आएगा। बट यूनिडायरेक्शनल में अगर आर कैप के परपेंडिकुलर कोई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा तो वहां पे हमारे पास वो फोर्स आएगा ही नहीं, और यूनिडायरेक्शनल में कार्टेशियन के अलावा पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में हमारे लिए सॉल्व करना भयंकर मुश्किल बन जाता है। तो उसके रिगार्डिंग तो हम कोई भी बातचीत करने वाले ही नहीं हैं, हम कोई भी बातचीत करने वाले भी नहीं हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, अगर इस प्रकार का ओरिएंटेशन है जहां पे एक हमारा इक्वेटोरियल है, दूसरा जो है वो हमारा एक्सियल पे रखा हुआ है, इन दैट केस द पोटेंशियल मेथड फेल्स, और वहां पे हमें जो बेसिक मेथड है उस तरीके से ही फोर्स निकालना पड़ेगा। यूनिडायरेक्शनल का फॉर्मूला अप्लाई करने के दौरान हमेशा कन्विंस करना अपने आप को जो फोर्स जो है वो उसी डायरेक्शन के अलोंग है। अगर फोर्स उसी डायरेक्शन के अलोंग नहीं है तो इन दैट केस हम वो वाले मेथड से आंसर को निकाल के नहीं ला पाएंगे। सो द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू का ट्रू वैल्यू जो है वो ये है, ठीक है, जो कि अमेजिंगली इस वाले का एग्जैक्टली आधा है, जो कि हमारा आना भी चाहिए था। बट द डायरेक्शन विल बी द along the P1 वेक्टर हमारा होने वाला है, यानी ये वाले का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला है। जो हमारा यूनिडायरेक्शनल वेरिएशन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स है, जो हमारा इस मेथड से आना नहीं चाहिए था और हमारा आया भी नहीं है। सो दोस्तों, मैं बोला था जो दो ओरिएंटेशन कराऊंगा, इन दोनों ओरिएंटेशन में डिफरेंस समझना। ये वाले पे डिफरेंशिएशन मेथड वर्क्स, बट ये वाले पे डिफरेंशियल मेथड डज नॉट वर्क। तो डाइपोल के रिगार्डिंग सारे बातचीत जो है वो हम लोगों का यहां पर समाप्त होता है। मोटे मोटे दौर पे हमने सारी चीजें जो है वो यहां पर खत्म कर चुके हैं। ओके।